Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. आज अपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, which is as per CAPM. CAPM stands for Capital Asset Pricing Model. ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिख सकते हैं, लिखो मेरे साथ, कैपिटल एसेट pricing model. It is a very famous model. I think जिन लोग ट्रेड करते हैं, somewhere or the other they must have heard about this name, CAPM, Capital Asset Pricing Model. इस मॉडल के अकॉर्डिंग केई का फॉर्मूला, केई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज अपने डिस्कस करेंगे. राइट, ओके. ठीक है, अभी खाली हेडिंग लिखना है, एक्सप्लेन कर रहा हूं. राइट, उसका कुछ नहीं लिखना आपको. जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा कि ये चीज लिखना है तब लिखना है. राइट, ओके. अच्छा, मेरे को अगर एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है विच इज रिस्क फ्री. रिस्क फ्री का मतलब क्या? कोई रिस्क नहीं है, पैसा डूबने का चांसेस ना के बराबर है, पैसा नहीं डूबेगा. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? बैंक में एफडी बनवा लो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये सब जगह रिस्क नहीं है. रिस्क का मतलब क्या? देयर इज नो वेरिएशन इन द रिटर्न, there is no fall or rise in the value of investment. अगर मैं 1 लाख रुपया लगा रहा हूं तो उसका वैल्यू 1 लाख रुपया ही रहेगा. और 1 लाख पर अगर मेरे को 10% रिटर्न आ रहा है तो वो 10% रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस में वही 10% रिटर्न ही मिलेगा, ना 10% से ज्यादा ना 10% से कम. राइट, सो देर इज नो वेरिएशन, there is no change in the value of the investment or the return on investment. So this type of investment is called a risk-free investment. तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न हमें आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. और वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को कैसे डिनोट करते हैं? आरएफ, कैपिटल आर, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एफ. सो आरएफ स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. लिखना कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अगर मैं इक्विटी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, अपना पैसा लगाता हूं, यानी कि इक्विटी शेयर्स परचेज करता हूं, तो एम आई टेकिंग अ रिस्क और नॉट टेकिंग अ रिस्क? आई एम टेकिंग अ रिस्क. Risk in what sense? Risk means the return is not fixed. There is no assured rate of return. There is no assurance. कितना rate of return आपको मिलेगा? Rate of return is not fixed. Rate of return is not assured. And there might be change in the value of investment. यानी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है. तो when I invest in equity market, yani when I make investment in equity shares of different companies, I do take risk.
आई डू टेक रिस्क। तो जब अपने रिस्क लेते हैं, अपने रिस्क क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑन द अदर साइड वी एक्सपेक्ट अ हाई रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क क्यों लेते हैं? बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशंस है कि रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ज्यादा रिस्क सो ज्यादा रिटर्न। Where there is more risk, there is more return. So in expectation of the higher return, we take a risk by investing in the equity market. So we want higher return. So if we want higher return, our return, our return should be equal to RF, more than RF, or less than RF. More than RF, which means your, listen to me, huh? Your required rate of return on equity, RE. What is RE? Required rate of return on equity. Required rate of return on equity, as we discussed, should be more than RF. Yani it should be RF plus kuch. Why plus kuch? Because we are taking more risk. For taking more risk, we want more return. You need to be compensated for taking high amount of risk. How do you need the compensation? In the form of more return. So you want more return for taking more risk. ठीक है ना? तो basically you want extra return for taking more risk. This extra return for taking more risk can be called as risk premium. Premium means what? कुछ extra अपने चाहते हैं, राइट? क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज हमने रिस्क लिया है, तो रिस्क के लिए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न हमें एक्स्ट्रा रिस्क के लिए चाहिए, जो एक्स्ट्रा रिटर्न हमें एक्स्ट्रा रिस्क के लिए चाहिए, वो एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा रिस्क इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, ठीक है? व्हाट इज दिस रिस्क प्रीमियम? एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। एक चीज मेरे को बताओ, ये जो रिस्क प्रीमियम है, विच इज एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, it should be, say yes or no, huh? It should be directly proportional to the risk we undertake. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? रिस्क बढ़ेगा तो रिस्क प्रीमियम भी इन सेम प्रपोर्शन या उससे ज्यादा प्रपोर्शन बढ़ना चाहिए, तो ही हम एज एन इक्विटी इन्वेस्टर संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। सो जो रिस्क प्रीमियम है, दैट शुड दैट शुड बी इन डायरेक्ट proportion to the risk we undertake investing in the equity market. डायरेक्ट proportion, मतलब रिस्क बढ़ेगा तो रिस्क प्रीमियम भी साथ बढ़ेगा। ये चीज समझ में है? नाउ व्हाट इज रिस्क? हाउ डू वी मेजर रिस्क? हाउ डू वी मेजर रिस्क? रिस्क का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन रिटर्न। इजी भाषा में, मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तो हमारा इक्विटी स्टॉक का रिटर्न भी फ्लक्चुएट होता है। दैट फ्लक्चुएशंस is causing risk to the investor.
is causing risk to the investor. Example, सपोज मार्केट का रिटर्न या मार्केट में प्राइस लेवल का जो चेंजेस है दैट इज से 5%। यानी मार्केट में अगर 5% का चेंज आ रहा है, हमने जिस इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसमें चेंज आता है से 10%। यानी मार्केट में अगर 5% ऊपर नीचे हो रहा है, उस वजह से हमारे स्टॉक का रिटर्न में चेंजेस 10% से ऊपर नीचे होता है, मतलब फ्लक्चुएशंस 10% होता है। यानी मार्केट में अगर प्राइस लेवल चेंजेस या फिर रिटर्न का चेंजेस 5% है, 5% है, तो हमने जिस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है उसमें वेरिएशन 10% ऊपर नीचे होता है। यानी जहां मार्केट 5% से चेंज हुआ ऊपर नीचे, हमने जिस इक्विटी को परचेज कर रखा है उसमें भी फ्लक्चुएशन 10% ऊपर नीचे। तो ये रिस्क है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कितना गुना रिस्क है, हाउ मेनी टाइम्स इज द रिस्क? 2 टाइम्स। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको अभी तक, मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लिया और आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी टाइम्स इज द रिस्क? 2 टाइम्स इज द रिस्क। व्हाई? बिकॉज द फ्लक्चुएशन इज 2 टाइम्स। So 2 times is the risk. This 2 times is the risk को अपने डिनोट करते हैं बीटा ई से। बीटा ई, बीटा ऑफ इक्विटी। बीटा ऑफ इक्विटी को कैसे मेजर किया हमने? 2 टाइम्स कैसे निकाला? 10/5। व्हाट इज 10? चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न और स्टॉक प्राइस बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न और मार्केट प्राइस, एक ही चीज है। समझ में आया ना? राइस। तो your risk is measured like this. Risk is denoted by beta, एंड बीटा का सिंपल फॉर्मूला क्या है? बीटा का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, वो डिटेल्स को अभी डिस्कस करना मतलब इट्स बियॉन्ड सिलेबस, राइट? आप कभी सीख, ठीक है। तो बीटा, तो बीटा को कैसे मेजर किया जा सकता है? बीटा का सिंपल मेजरमेंट कैसे हो सकता है? बीटा इज बेसिकली द चेंजेस इन द स्टॉक रिटर्न इज टू द चेंजेस इन द मार्केट रिटर्न। इज टू मतलब डिवाइड। So changes in the stock return is to the changes in the market return, because market में बहुत सारे factors causes change that affects all the stock, all the equities which are being traded in the market. So they are influenced by the changes in the market. So in what proportion stock return changes to the market return is what we call as beta. So beta is basically change in stock return by changes market return. ये भी एक्स्ट्रा में बता दिया मैंने, ठीक है। सो इधर में बीटा, हाँ, तो इधर में बीटा इज बेसिकली 2 टाइम्स, यानी 2 गुना चेंज होता है हमारा स्टॉक का रिटर्न इन प्रपोर्शन टू द मार्केट का रिटर्न। तो रिस्क 2 गुना है। तो रिस्क हमने 2 गुना लिया है, तो रिटर्न भी हमें 2 गुना बेसी चाहिए, है कि नहीं? ये सोनू, ये तो चीज अपने डिस्कस की थे ना, जो रिस्क प्रीमियम है इट इज बेसिकली एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, एंड ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द एक्स्ट्रा रिस्क वी टेक। रिस्क प्रीमियम इज व्हाट? एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क।
सो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न हमें चाहिए, दैट इज दैट शुड बी इन प्रपोर्शन टू द रिस्क वी टेक. रिस्क इज मेजर्ड यूजिंग बीटा. तो जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा रिस्क है, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न रिस्क प्रीमियम चाहिए. है ना? क्लियर? यानी जो रिस्क प्रीमियम है, दैट इज दैट शुड बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रिस्क. मतलब बीटा को क्या करे, रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई या डिवाइड, या क्या करे, क्या ऑपरेशन, मल्टीप्लाई. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस मल्टीप्लाई. एकदम सिंपल भाषा में, रिस्क अगर दो गुना है तो रिटर्न भी एक्स्ट्रा वाला दो गुना चाहिए. समझ में आया? क्लियर? मल्टीप्लाई. नाउ व्हाट इज दिस रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न? कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न? सपोज आर एफ 6% है. व्हाट इज आर एफ? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सपोज आर एम, आर एम मीन्स व्हाट? आर एम मीन्स व्हाट? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. सेंसेक्स का रिटर्न, सेंसेक्स के अलावा और क्या इंडेक्स है? निफ्टी का रिटर्न. तो दैट इज आर एम. सेंसेक्स का रिटर्न, निफ्टी का रिटर्न इज आर एम. तो वो 6% से कम या ज्यादा? ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर टेकिंग रिस्क. तो 6 RF से ज्यादा ही रिटर्न चाहिए. RF से ज्यादा ही रिटर्न होगा ना RM. ठीक है? राइट? कितना ज्यादा है? 4%. RM माइनस RF इज 4%. RM माइनस RF इज 4%. यानी जो एक्स्ट्रा रिटर्न मार्केट में इन्वेस्ट करने के कारण हमें मिल रहा है वो 4% है. और ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न हमें चाहिए, दैट शुड बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द रिस्क वी टेक. फिर से, मार्केट में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो 10% का रिटर्न है, विच इज मोर देन RF 6%. बिकॉज मार्केट में इन्वेस्ट करें तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा फॉर द एक्स्ट्रा रिस्क वी टेक. चीज समझ में आ रहा है ना? कितना ज्यादा है मार्केट का रिटर्न? 4%. RM - RF इज 10 - 6, 4%. यानी मार्केट से हमें 4% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है बिकॉज हमने ज्यादा रिस्क लिया. और हमें जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, दैट शुड बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द रिस्क वी टेक. समझ में आया? ठीक है. तो मार्केट हमें 4% दे रहा है एक्स्ट्रा, बट हमने जिस इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसका बीटा ई इज 2. तो हमें मार्केट से रिटर्न कितना चाहिए? 8. एक्स्ट्रा रिटर्न कितना चाहिए? 8. बिकॉज हमने रिस्क अगर दो गुना लिया है तो हमें रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न भी दो गुना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. रिस्क अगर दो गुना लिया है मतलब क्या? मार्केट 1% से चेंज करेगा तो मेरा जो इक्विटी जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो 2% से वैरी चेंज हो जाएगा. मार्केट 1% से गिरा तो मेरा इक्विटी 2% से गिरेगा. मार्केट 1% से उठा तो मेरा इक्विटी 2% से उठेगा. ये रिस्क है, ये वेरिएशन है. तो रिस्क अगर 2 टाइम्स है
तो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी 2 टाइम्स चाहिए। मार्केट से हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है? 4। बट हमने जिस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है उसका रिस्क 2 है, 2 टाइम्स है, यानी वेरिएशन 2 गुना है। तो उसका वेरिएशन अगर 2 गुना है तो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी 2 गुना चाहिए, यानी 4 का 2 गुना, यानी 4 का 2 गुना 8, 8 एक्स्ट्रा चाहिए। यानी हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। यही तो किया ना। समझ में आया? आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मार्केट का रिटर्न 10% है, आर एफ 6% है। मार्केट में पैसा लगाया तो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है। तो मार्केट मेरे को 4% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। बट हमने तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने तो एक पर्टिकुलर इक्विटी में इन्वेस्ट किया। तो जिस इक्विटी में हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिस्क इज 2 टाइम्स, यानी बीटा इज 2 टाइम्स, यानी वो 2 गुना चेंज होता है। उसका फ्लक्चुएशंस इज 2 टाइम्स मार्केट का फ्लक्चुएशंस। हमने जिस इक्विटी में इन्वेस्ट किया उसका बीटा ई अगर 2 है, इसका मतलब उस इक्विटी स्टॉक का फ्लक्चुएशंस इज 2 टाइम्स मार्केट का फ्लक्चुएशंस। तो मार्केट से अगर 4% प्रीमियम रिटर्न मिल रहा है तो ये वाले इक्विटी से हमें उसका 2 गुना चाहिए, बिकॉज ये वाला जो इक्विटी जिसमें हमने पैसा लगाया है वो 2 गुना फ्लक्चुएट होता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन से 2 गुना फ्लक्चुएट होता है। तो मार्केट से जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका 2 गुना एक्स्ट्रा मेरे को रिटर्न चाहिए, क्योंकि हमने ये वाली इक्विटी में इन्वेस्ट किया है जो कि 2 गुना फ्लक्चुएट करता है। तो उस समय एक्स्ट्रा रिटर्न भी 2 गुना चाहिए, यानी आर एम माइनस आर एफ 2 गुना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया? राइट, ओके, आर एम माइनस आर एफ 2 गुना चाहिए। यानी what is the required rate of return from equity? आरई, कम से कम आरएफ तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ जितना रिस्क लिया है उतना रिस्क प्रीमियम चाहिए। कम से कम आरएफ तो चाहिए ही चाहिए, उतना भी नहीं मिला तो फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, नहीं करेंगे। कम से कम आरएफ चाहिए, तो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न का आरएफ है। इसके साथ जितना रिस्क लिया है उतना एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए। तो जितना गुना रिस्क उतना गुना एक्स्ट्रा रिटर्न। समझ में आया ना? ये चीज एक बार क्लियर हो गया। तो व्हाट इज आरई? आरई इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब क्या है इसका? कि इक्विटी में अगर पैसा लगा रहे तो कम से कम आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा चाहिए। यानी मिस्टर एक्स अगर इक्विटी में पैसा लगा रहा है तो मिस्टर एक्स को कंपनी से कंपनी से मिस्टर एक्स अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रहा है तो मिस्टर एक्स को रिलायंस से कम आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ई चाहिए। तो मिस्टर एक्स को जो चाहिए वो रिलायंस को देना होगा, वो रिलायंस को देना होगा। रिलायंस अगर नहीं दे पाएगा तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? अपना पैसा निकाल लेगा। तो कंपनी को भी पता है कि आरई का कैलकुलेशन ऐसा है। मिस्टर एक्स जिसने पैसा लगाया कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, उसको आरई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, which is calculated as RF plus RM minus RF into beta E of Reliance, जितना रिटर्न चाहिए उस इन्वेस्टर को
तो रिलायंस को वो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मीट करना होगा टू कीप द इन्वेस्टर इन द बिजनेस. Otherwise, investor will take out money from the company, which will create a selling pressure on the price of the equity. Selling pressure means what? The prices will fall. And this is a signal कि हो सकता है कि prices इतना नीचे ना गिर जाए, it becomes a easy takeover target for big companies. So these are the consequences which can take place. So Reliance has to meet the return expectations, has to give out RE. So Reliance has to give out RE to the equity shareholders. Reliance has to give out, which means what? RE becomes KE for Reliance. Which means what? RE becomes KE for Reliance. So KE is calculated as RF plus RM minus RF into beta E. Reliance has to give out RE to the equity investor, shareholder. So that is why here RE becomes KE for Reliance cost of equity. Reliance को तो देना होगा ना RE अपने शेयर होल्डर्स को संतुष्ट रखने के लिए. तो रिलायंस को देना है तो रिलायंस के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाता है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के का दूसरा एक फॉर्मूला इज RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ई. ठीक है. यानी K इज इक्वल टू, बोलो, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ई. व्हाट इज RF? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट इज RM? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यानी सेंसेक्स या निफ्टी का रिटर्न. What is beta E? Beta of equity, which is measured as changes in stock return by changes in market return. ये चेंज बेसिकली अपने मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट करते हैं? SD. स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ही वही है कि वेरिएबल जो है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है ऑन एन एवरेज बेसिस. ठीक है, बट वो डिटेल्स में अपने को नहीं घुसना है. आपका एक चैप्टर आएगा उसमें अपने ये करेंगे. ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के लिए दिस इज नॉट SD वाला चीज. समझ में आया? राइट, लिखो. अच्छा, एक क्वेश्चन जो आप लोग को पूछना चाहिए था कि सर इसका नामकरण, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्यों है? इसका एक हिंट अपने को डिविडेंड डिसीजंस के चैप्टर में मिल जाएगा. डिविडेंड डिसीजंस के चैप्टर में यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द नेम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है. और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, इस तरीके से जो आरी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, दिस इज वन वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू बी गिवन. द एक्चुअल वे इज बाय ड्रॉइंग सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML. ठीक है, which is not required as of now. So we have restricted our discussion in this fashion. मतलब this is not the actual way. This is not, मतलब इसको और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? With the help of a graph. वही एक्चुअल वे. ठीक है, वही एक्चुअल वे है. ओके, लिखना है वो जो सेम टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने. उसी के नीचे लिखना है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ब्रैकेट में CAPM. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ब्रैकेट में CAPM. इस तरीके से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ब्रैकेट में CAPM.
ठंड। हाँ, इधर कहीं शिफ्ट हो जाओ, या उधर शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ। उधर भी लग सकता है, इधर आ जाओ बेटा। नहीं तो शुभम जहाँ बैठे उसके बगल बैठ जाओ। হয়েছে। ये लिखना है आप लोग को, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ई, where RF is risk free rate of return. Example, return from गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स 9% है, तो आप लोग को क्या समझना है, आर एफ इज 9%। आर एफ डायरेक्टली नहीं देगा या लिखेगा नहीं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। सिंपली ये बोलेगा रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 9%, या 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको उससे पकड़ना होगा कि आर एफ इज 9%। ओके। आर एम is market rate of return. Example, return from Nifty beta is beta of equity, which is equal to changes in stock return by हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, लिखो, रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू 9%। रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स 17%। the return from equity changes at the rate of 10% for every 5% change in
मार्केट रेट। अच्छा, इस एग्जाम्पल से हटकर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक दिमाग में आया तो पूछ रहा हूँ। बीटा ऑफ मार्केट क्या होना चाहिए? आर यू श्योर? व्हाई? जस्टिफाई। जैसे बीटा इज व्हाट? चेंजेस इन मार्केट स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। बीटा ऑफ इक्विटी इज चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। तो बीटा ऑफ मार्केट क्या होगा? चेंजेस इन मार्केट रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, विच इज वन। समझ में आ रहा है? हियर वी आर मेजरिंग द चेंज ऑफ मार्केट टू द मार्केट, विच हैज टू बी वन, है ना? मार्केट का चेंज टू मार्केट का चेंज इज वन, तो बीटा ऑफ मार्केट इज वन। ओके। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट आर ई। कैलकुलेट के ई लिख लो। कैलकुलेट के यूजिंग CAPM। बताओ। रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज व्हाट? RF। RF is equal to 9%. Return from Sensex is RM. RM is equal to 17%. बीटा ई कैसे मेजर करेंगे? चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न 10% फॉर एवरी 5% चेंज इन मार्केट रिटर्न। यानी मार्केट 5% से चेंज करेगा तो स्टॉक 10% से चेंज करेगा। यानी स्टॉक का चेंज मार्केट के चेंज से 2 गुना है। तो बीटा इज 10/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। टाइम्स, ओके, हाँ, टाइम्स। बीटा इज 2 टाइम्स। तो CAPM में के ई कैसे कैलकुलेट करते हैं? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ई। RF इज 9 प्लस RM माइनस RF 17 माइनस 9 इंटू 2 इंटू बीटा ई इंटू 2। 17 माइनस 9 इज 8। 8 इंटू 2। 8 into 2 is 16. 16 plus 9 is 25. तो K is 25%। यानी RE required rate of return on equity, RE is 25%। यानी इन्वेस्टर को कंपनी के इक्विटी से 25% का रिटर्न चाहिए, तो कंपनी को वो देना है, वही कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। करेक्ट। डन। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के का पूरा डिस्कशन कंप्लीट। काफी लंबा चला बट डन। ठीक है। तो so far we have understood how to calculate cost of debentures, cost of term loan, cost of preference shares and cost of equity। अभी लास्ट में अपने क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है।
कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, टॉपिक नंबर बताओ। इसको अपने के आर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर के एस से भी डिनोट कर सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर अपने कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को के आर से डिनोट कर सकते हैं और साथ में के एस से भी डिनोट कर सकते हैं, देन वाई के एस? व्हाट एस स्टैंड्स फॉर? रिटेन्ड अर्निंग्स आर व्हाट बेसिकली? बैलेंस शीट में इट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के बैलेंस शीट में क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। आर फॉर रिजर्व, एस फॉर सरप्लस। तो या तो के आर डिनोट करेंगे या के एस डिनोट करेंगे। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो अ कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स के रिजर्व्स एंड सरप्लस, it is also a capital. What is capital? Source of finance. Capital means any amount of money which is invested in the business. आज अपने देखे रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? ये वो अर्निंग्स है जिसको कंपनी ने रिटेन कर रखा है, यानी कमाया है पैसा, बट एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वही तो होता ना रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स व्हाट? The earnings which is retained by the company in the business. तो कंपनी जो कमाता है, पूरा पैसा तो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। There is some amount of earnings which is retained back in the business for reinvestment in the business, which we also call as plowing back of profit. Yes or no? So retained earnings is also functioning as a source of finance. To be specific, retained earnings is an internal source of finance. कैसे? जैसे अपने डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो बाहर से पैसा रेज कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेज कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा रेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो बैंक से पैसा रेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। बट रिटेन्ड अर्निंग्स तो कंपनी का ही कमाया हुआ पैसा है, जो कंपनी में ही रह गया है और कंपनी में ही इन्वेस्ट हो गया है आगे के लिए। तो इट्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ कैपिटल। एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शो हम कॉन्सेंट्रेट, हाँ। राइट, यू कैन गो आउटसाइड एंड स्लीप। ठीक है, बिकॉज वो लेक्चर का क्वालिटी डिस्टर्ब करता है ना। शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, right? So there is cost of retained earnings. Why there is cost of retained earnings? Explain why. नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन वो है आपसे। वो पैसा भी शेयर होल्डर्स का होता है, ओके। तो
कंपनी के पास रह जाता है वो पैसा शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। तो देखो जो अर्निंग्स कंपनी कमाता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसका बेसिकली दो एप्लीकेशन है। या तो वो अर्निंग्स को कंपनी एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड बाकी पैसा कंपनी रिटेन करता है। दो ही यूज हो सकता है, डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अर्निंग्स को रिटेन भी करना है। जो अर्निंग्स कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाया है, वो सारा पैसा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, या फिर सारा पैसा रिटेन नहीं कर सकता। यानी थोड़ा कंपनी को डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड थोड़ा रिटेन भी करना है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये बेसिकली है किसके पास, किसका पैसा? स्पेसिफिकली इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो कंपनी से एक फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, तो उनको केवल वही चाहिए। बाकी जो पैसा कंपनी में बचता है आफ्टर पेइंग आउट प्रेफरेंस डिविडेंड, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। उसी में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड बाकी पैसा कंपनी रिटेन कर लेता है। वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में आता है। अगर आप लोग को याद होगा कि कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ₹1 लाख कमाया। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो कमाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ने सपोज 1 लाख कमाया, अब इसी में से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी रिटेन कर लेगा। तो है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा अर्निंग्स डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो आपने कमाया था, क्या पूरा पैसा कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड? नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने जो कमाया था, क्या पूरा पैसा कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? नहीं करता, कभी नहीं करता। तो कुछ पैसा रिटेन कर लेता है इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में आगे री इन्वेस्ट करने के लिए, प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा जो कंपनी में रोक लिया गया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा जो कंपनी में रोक लिया गया, रिटेन कर लिया गया आगे री इन्वेस्ट करने के लिए, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अपने जब भी बिजनेस करते हैं तो थोड़ी ना कि हर बार बाहर से ही पैसा निकालते हैं, घर का भी पैसा को यूज यूज करते हैं, तो ये घर का पैसा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स घर वाले हैं, तो ये उनका पैसा है जो बिजनेस में लगा दिया गया है, कंपनी के बिजनेस में लगा दिया गया। समझ में आ रहा है ना? तो कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो कमाया, उसको पूरा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया, थोड़ा रिटेन कर लिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटेन हो रहा है। सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा अगर कंपनी में रिटर्न रिटेन हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें भी रिटर्न चाहिए, जो कंपनी को देना है। कंपनी को देना है तो कंपनी हैज टू बियर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनको पूरा पैसा नहीं मिला। देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। So as a result, they need a compensation for that. They want a return. So company has to give it out. So company has to give it out. So company has to bear a cost of capital for retained earnings as well.
समझ में आ रहा है ना? एक सिंपल सा डिस्कशन है, रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, राइट? तो क्या लगता है, जिस तरीके से अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, सेम वे में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कैलकुलेट होना चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को के ही दे रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए के ही बियर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेयर कर रहा है, तो सेम कॉस्ट वो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी बेयर करेगा, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल पर कंपनी के ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेयर करता है, सेम कॉस्ट वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी बेयर करेगा, बिकॉज है तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। बैलेंस शीट में भी तो शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, राइट? तो सिंपल सा डिस्कशन है कि के एस या के आर जो भी है, जैसा भी आप कहो उसको, के आर कहो या के एस कहो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के ई, unless there is a specific information given in the question. तो के आर इज इक्वल टू के, यानी हमने जो के कैलकुलेट करना सीखा है, वो चार फॉर्मूला प्लस ये सीएपीएम, के कैलकुलेट कर लिया। एंड में के आर के लिए क्या लिखना है? के आर इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू के। सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे के कैलकुलेट करते टाइम हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते, याद करो, नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। पी जीरो नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? वो शेयर्स इश्यू करने के लिए जो अंडरराइटर्स कमीशन ब्रोकरेज वगैरह पे आउट होता है, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। लॉजिकली सोचो, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में इस तरीके का फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होता होगा या नहीं? नहीं होता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक सिर्फ एक एक द ओनली डिफरेंस इज कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते टाइम पी जीरो पी जीरो के केस, पी जीरो निकालते टाइम नेट प्रोसीड्स इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करते फॉर कैलकुलेटिंग के, हम लोग को केआर के केस में, रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना। समझ में आया? दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अपने को दिमाग में रखने के लिए क्या दिमाग में रखना है? हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि के आर इज इक्वल टू के ई। द ओनली डिफरेंस इज दैट के ई कैलकुलेट करते टाइम अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हैं, बट के आर कैलकुलेट करते टाइम के फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट होता ही नहीं है। यानी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया क्वेश्चन में, तो के ई का कैलकुलेशन अलग होगा, के आर का कैलकुलेशन अलग होगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, देन के ई इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू के। एक बार के ई कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद के आर इज इक्वल टू के लिखकर छोड़ देना। समझ में आया? यानी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो के कैसे कैलकुलेट करेंगे? D1/P0 प्लस जी। P0 इज नेट प्रोसीड्स, P0 इज नेट प्रोसीड्स, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को उधर माइनस कर दिया, के ही निकाल लिया। अब के आर कैसे निकालना है? के आर को भी सेम फॉर्मूला है, D1/P0 प्लस जी, बट P0 इज नेट प्रोसीड्स, इधर में नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इश्यू प्राइस ओनली या करेंट मार्केट प्राइस, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आया? क्लियर? माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट
नहीं करेंगे। तो बोलो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का डिस्कशन को समराइज करो कोई एक जन, मतलब 1 और 2 लाइंस में बोलो। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के डिस्कशन को समराइज करो। क्या कंक्लूजन अपने ड्रॉ किए पूरे डिस्कशन से? रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पैसा है? रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, जो कंपनी ने रिटेन कर रखा है कंपनी के बिजनेस में लगाने के लिए, राइट? तो ये वो अर्निंग्स है जो कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ये पैसा नहीं आया। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ये पैसा नहीं आया, देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन पैसों पर भी एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस होता है, जो कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है। यानी कंपनी हैज टू बियर अ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट्स एन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे डिबेंचर्स इश्यू करते हैं बाहर वालों को, इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। रिटेन्ड अर्निंग्स इशू करने का जरूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स वह कंपनी का ही कमाया हुआ पैसा है जो कंपनी में लगा दिया जाता है। इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल, तो इसका भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है? के आर इज इक्वल टू के ई। रीजन क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल पर के ई दे रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी इक्विटी शेयर होल्डर को के ई मिलेगा, यानी के आर इज इक्वल टू के ई। सिर्फ एक डिफरेंस क्या है के आर और के ई में? फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, यानी के आर कैलकुलेट करते टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो क्या के ई के आर का अलग कैलकुलेशन करना होगा? आंसर इज यस। बिकॉज अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है, देन के ई इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। तो P0 इज इश्यू प्राइस और करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। वो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे। फिर अलग से अपने को के आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, यानी D1/P0 प्लस जी, वेर P0 इज द नेट प्रोसीड्स विच इज जस्ट इश्यू प्राइस और करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करना, अदरवाइज इट इज सेम। ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? केई कैलकुलेट करना है। ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, तो हमें केई कैलकुलेट करना है। केई कैलकुलेट करने के बाद के आर कैसे कैलकुलेट करना है? के आर इज इक्वल टू केई। के आर इज इक्वल टू केई। कैलकुलेशन का जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। अब एक लाइन में डिस्कस करो, कंक्लूजन बताओ। एक लाइन में चीज बताओ, पूरा चीज को एक लाइन में। वेरी गुड। के आर इज इक्वल टू के ई। हाँ, के आर इज इक्वल टू के ई। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। सो के आर इज इक्वल टू के ई। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि के आर कैलकुलेट करते टाइम हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करते, बस। ये ज्योतिष को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट क्यों करते हैं? व्हाई रिटेन्ड अर्निंग्स हैज अ कॉस्ट?
करेक्ट। इतना बोल पाए वही काफी है। चलो। के आर इज इक्वल टू के। नोट। टू कैलकुलेट के आर वी विल यूज द सेम फॉर्मूलाज। के कैलकुलेट करने के लिए कितना फॉर्मूलाज यूज किया है केशव सर? आओगी? 5। दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स। ठीक है। बोलो कितना फॉर्मूला यूज किया है? 5। क्या क्या फॉर्मूला है? के इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी, के इज इक्वल टू डी बाई पी जीरो, के इज इक्वल टू ई वन बाई पी जीरो प्लस जी, के इज इक्वल टू ई बाई पी जीरो एंड के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो सेम फॉर्मूलाज यू विल यूज टू कैलकुलेट के आर। मैं सेम फॉर्मूलाज इज यूज टू कैलकुलेट के आर। तो सिर्फ के ही कैलकुलेट करना है। देन के आर इज इक्वल टू के, ये लिख देना। के आर अलग अलग कब कैलकुलेट करना है? जब फ्लोटेशन कॉस्ट होगा। तो के फॉर्मूला में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे पी जीरो कैलकुलेट करते टाइम, और के आर के फॉर्मूला में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे। डाउट क्लियर हो गया आपका? ओके। एक्सेप्ट दैट flotation cost will not be reduced from P0 as is done for K. So KR is equal to K without flotation cost. सर क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट। तो व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव डिस्कस्ड? यस ज्योतिष को। कॉस्ट ऑफ बस टिकट। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट वी हैव डिस्कस्ड? कॉस्ट ऑफ, पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, देन कॉस्ट ऑफ term loan, then cost of preference shares, then cost of equity shares, then आज cost of retained earnings। तो बेसिकली हमारे डिस्कशन के अनुसार
ये जो डिबेंचर्स है, टर्म लोन है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, दीज आर व्हाट? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कैपिटल। दीज आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कैपिटल, जिनका कॉस्ट, राइट, कंपनी को बेयर करना होता है। जिससे भी कंपनी फाइनेंस रेज करता है, उसको कंपनी इन रिटर्न कंपेंसेशन देता है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया ना? तो ये 5 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है। अब क्या कंपनी, ऐसा होता है, कैसा होता है बताना मेरे को, क्या कंपनी कोई भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस या कैपिटल पर डिपेंड करता है, या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, यानी एक ही कंपनी सेम कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करता है, साथ में प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, साथ में डिबेंचर्स इशू कर सकता है, साथ में टर्म लोन ले सकता है, एक ही कंपनी, सेम कंपनी। और रिटेन्ड अर्निंग्स तो होता ही है, वो जो कमाए वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी यूजेस वैराइटीज ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल और फाइनेंस, तो सबका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब हमें क्या सीखना है? ये जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, जिसका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें क्या सीखना है? ये जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, जिसका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, उसका वन सिंगल वन सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, which is nothing but the weighted average कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जितना भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका वेटेड एवरेज। एवरेज करने से क्या होता है? वी गेट अ सिंगल वैल्यू। तोशु का वेट इतना, ज्योतिषको का वेट इतना, शुभम का वेट इतना है, प्रिंस का वेट इतना है, तो एवरेज विल गिव मी वन वैल्यू। तो अपने को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल के डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, which is nothing but the weighted average cost of capital, which is also called overall cost of capital, जिसको अपने डिनोट करते हैं के ओ से। तो के इज व्हाट? single cost of capital, which is the weighted average cost of capital for the different cost of capital which the company bears on different sources of finance or capital. Okay. समझ में आया? तो अपने को अब ये सीखना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? करेक्ट। कंपनी का जितना भी सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, उनका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू कर रखा है तो के ई निकालना है, रिटेन्ड अर्निंग्स है तो के आर निकालना है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखा है तो केपी निकालना है, डिबेंचर्स इशू कर रखा है तो केडी निकालना है, लोन ले रखा है तो केटीएल निकालना है। तो ये सारे कैलकुलेशंस करना है, फिर उनका वेटेड एवरेज करना है, तो केओ निकल जाएगा। यही करना है। तो वेटेड एवरेज कैसे करना है वो अपने को सीखना है। ठीक है। वेटेड एवरेज किसका करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज करना है।
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स है। वेटेड एवरेज अपने निकालते कैसे, मेरे को फॉर्मूला बताओ। समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाई वाई। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेट्स। एक्स cost of capital, your cost of capital, because we are calculating weighted average cost of capital. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्स इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एक्स इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके हिसाब से वेट्स क्या होना चाहिए? What is the weights that should be assigned to the different cost of capital? What should be the weight that should be assigned to different cost of capital? नहीं ले सकते। अच्छा गेस था, दिस वाज गुड वन। नहीं ले सकते। मैं एक चीज बोल बोल रहा हूं, उसको कंप्लीट करने पर आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करना है उसको कंप्लीट करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेट यानी वजन, यानी इंपॉर्टेंस, यानी सिग्निफिकेंस उतना ही होना चाहिए जितना उस कैपिटल का, जितना उस कैपिटल का, जितना उस कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वजन, वेट, यानी इंपॉर्टेंस, तो बोलते हैं ना आपकी बात में वजन है और आपका बात इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंपॉर्टेंस उतना ही मिलना चाहिए जितना, जितना उस कैपिटल का, हाँ, जितना उस कैपिटल का अमाउंट होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। नहीं क्या? नहीं समझा? एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेट, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वजन उतना ही होना चाहिए जितना उस कैपिटल का अमाउंट है इन प्रपोर्शन टू द टोटल कैपिटल। बिकॉज टोटल कैपिटल में सारे कैपिटल, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, लोन है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की का वेट, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वजन उतना ही होना चाहिए जितना इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है इन प्रपोर्शन टू द टोटल अमाउंट। यही तो होना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट का वेट इज कैपिटल का अमाउंट। इससे सिंपल कोई नहीं बता सकता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेट इज कैपिटल का अमाउंट इन प्रोपोर्शन टू द टोटल कैपिटल। मैंने दो बेसिक बातें आपको बोली है। पहला मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100, वो बेसिक आइडिया याद रखो। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेट क्या होना चाहिए, जो कैपिटल का अमाउंट है। कॉस्ट का वेट वही होगा ना जो कैपिटल का अमाउंट है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है।
चीज समझ में आया? ओके, देखो टॉपिक 6, भूले गए छो? टॉपिक 6, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल is also called overall cost of capital। ब्रैकेट्स में क्या लिखूं, KO। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, एक टेबल बनाकर करना है। आपको ये समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज करना है, which will give you a single rate of cost of capital। तो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? समेशन WX पे समेशन W। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर रहे हैं, तो X इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट्स कैसे असाइन करना है? अमाउंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द टोटल कैपिटल, दैट इज वेट्स। तो समेशन, तो वेट्स निकालकर WX, देन समेशन WX बाय समेशन WACC। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए अपने को एक टेबल बनाना है। टेबल में वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशन करके देना है। ठीक है, तो ये चीज अपने क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल ही है, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस का PDF मैंने ग्रुप में शेयर किया था, आप सबके पास है। वहीं से अपने क्वेश्चन 1 के हेल्प से WACC KO कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, रेडी? ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड टू प्रपोज to undertake an investment project at a cost of rupees 20 lakh। इसका मतलब क्या है? इस इंग्लिश से क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? ओरिएंटल प्रपोजेस टू अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20 लाख, क्या समझ में आ रहा है तोशु इससे? मेरे को पता था यही बोलेगा, इसीलिए पूछा मैंने। ओरिएंटल, सपोज तोशु proposes to undertake an investment project at a cost of rupees 20 लाख। इसका मतलब क्या? तोशु को 20 लाख रुपए का फाइनेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड को 20 लाख चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 20 लाख रुपए का फाइनेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
The various sources from which the same can be financed. The various sources from which the same can be financed and their relative specific cost of capital are given below. Specific cost of capital are given below. Calculate the weighted average cost of capital, WACC. So what are the sources of finance available? Retained earnings, preference shares, long-term debt. Debt here means loan. समझ में आ रहा है ना? तो देखो 20 लाख का फाइनेंस चाहिए, 20 में से 2 लाख रिटेन्ड अर्निंग्स, 20 में से 8 लाख प्रेफरेंस शेयर से, 20 में से 10 लाख लॉन्ग टर्म डेथ. देन आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है. रिटेन्ड अर्निंग्स का आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 15%, यानी के आर इज इक्वल टू 15%. प्रेफरेंस शेयर्स केपी इज इक्वल टू 9%. डेथ केटीएल या केडी जो भी है इज इक्वल टू 7%. स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? अब इसका वेटेड एवरेज करना है. कैसे करना है? पहले मैं लिखूंगा, पहले मेरे को करने दो, फिर आप लोग करना. एक टेबल बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ WACC यानी क्यों. पहले क्या लिखना चाहिए मेरे को टेबल में, आप लोग बोलो. टेबल का पहला कॉलम क्या चीज का होना चाहिए? टेबल का पहला कॉलम क्या चीज का होना चाहिए? क्या लिखे पहले कॉलम में? पहले में अमाउंट लिखते हैं? नो. कैपिटल का नाम लिखना होगा ना, नाम लिखना होगा. कैपिटल का नाम लिखना होगा. सोर्सेज ऑफ कैपिटल. फोन में है वो क्वेश्चन, हेल्प करो मेरे को. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल? नेक्स्ट. नेक्स्ट. देन कैपिटल के बाद उनका सबसे पहले क्या आना चाहिए? कॉस्ट को लिखूं या अमाउंट को लिखूं? आप खुद सोचो. सबसे पहले क्या आया? अमाउंट. कैपिटल और उसका अमाउंट. लॉजिकल ना? कैपिटल और उसका अमाउंट. रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट बताओ. 2 लाख, 8 लाख. कितना आ रहा है टोटल? अब अमाउंट को लिख लिया, तो लगे हाथ अपने क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट से क्या निकाल सकते हैं? क्या बोला आपने? वेट्स. समझ में आ रहा है ना? लॉजिकल है. पहले कैपिटल का नाम लिखा, कैपिटल के साथ उनका अमाउंट लिखा, अमाउंट नेक्स्ट. देन अमाउंट लिखने के साथ लगे हाथ क्या निकाल सकता है अमाउंट से? उनका वेट्स.
वेट्स कैसे निकाले बोलो? रिटेन्ड अर्निंग्स का वेट कितना होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स इज 2 लाख आउट ऑफ 20 लाख। तो रिटेन 2 लाख आउट ऑफ 20 लाख, 2 आउट ऑफ 20। क्लास टेस्ट हुआ ना कभी स्कूल में? 20 में 2 मिला ही होगा कभी ना कभी। नहीं याद है तो 2 आउट ऑफ 20 इज 2/20। ओल्ड मेमोरीज। Oh, 2 आउट ऑफ 20 is 2/20 is 0.1. Preference shares is 8 lakh out of 20 lakh, out of 20 lakh. So 8 lakh out of 20 lakh is 8/20, 0.4. Long term debt is 10 lakh out of 20 lakh, 0.5. Summation of weights 1. Reason क्या है? 20 lakh out of 20 lakh is 20 lakh by 20 lakh 1, है ना? 20 lakh out of 20 lakh is 1. 0.1 plus 0.4 plus 0.5 is 1। यानी एक चीज हमेशा चेक कर लेना है कि समेशन ऑफ वेट इज 1। अगर समेशन ऑफ वेट 1 नहीं आ रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। समेशन ऑफ वेट शुड ऑलवेज कम टू बी 1। हमने क्या डिस्कस किया था? वेट मतलब क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेट इज कैपिटल का अमाउंट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। यही तो ना? तो रिटेन्ड अर्निंग्स इज 2 लाख आउट ऑफ 20 लाख, 0.1. Preference shares is 8 lakh out of 20 lakh, 0.4. Long term debt is 10 lakh out of 20 lakh, 0.1. Weights का summation will always be equal to 1. Logical, ठीक है, मैथमेटिकली। देन वेट्स के बाद क्या लिखे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज एक्स, बिकॉज अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स का के आर 15, प्रेफरेंस शेयर्स 9, 7। टोटल करना है क्या इसका? कभी नहीं करना। हम लोग को चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन डब्ल्यू एक्स पे समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू क्या है? 1। चाहिए समेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, समेशन डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स निकालेंगे, यस और नो? बोलो डब्ल्यू एक्स। 0.1 इंटू 15, 0.4 इंटू 9, कितना आ रहा है? हम्म। तो केओ इज 8.6। KO means overall cost of capital, one single rate of cost of capital of 20 lakh. 20 lakh is the total capital. तो total capital का एक single rate of cost of capital, because ये जो 20 lakh है, that comprises of retained earnings, preference shares and long term debt. सबका अलग अलग cost of capital है, तो उन सबका weighted average is 8.6. So 8.6 is single overall cost of capital for 20 lakh का capital। यानी 20 लाख पर कंपनी को 8.6 का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर करना है।
यानी 20 लाख को कंपनी ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से कम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8.6 और मोर देन 8.6। सो 20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, वो ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करेगा इस 20 लाख को जिधर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम 8.6 या मोर देन 8.6 हो। बिकॉज कंपनी ने जिधर से 20 लाख का फाइनेंस रेज किया है, उधर कंपनी को 8.6 का कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो जिधर भी कंपनी ये 20 लाख को आगे इन्वेस्ट करेगा, उधर से कम 8.6 या उससे ज्यादा परसेंट का रिटर्न कमाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द हर्डल रेट फॉर इन्वेस्टमेंट। It is basically the minimum required rate of return on investment. Minimum required rate of return on investment. हम्म। यही तो इसलिए तो समझा रहा हूँ, ये सब चीज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। Minimum required rate of return is Q. This is why we are understanding this chapter. ठीक है, this is one of the objectives to understand this chapter. समझ में आया? खुद से करो, फटाफट कॉपी कर लो, खुद ही से किया है। कॉपी कर लो इसको, फिर क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे। ओके। डन। मेरे को बताओ कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टैक्स का इफेक्ट आता है? केडी केटीएल में आता है। केपी केई केआर में कहीं पर भी 1 - टी यूज नहीं होता है। 1 - टी कहाँ यूज होता है? केडी एंड केटीएल में। तो केडी केटीएल आफ्टर टैक्स निकालते हैं। केडी केडी केटीएल आफ्टर टैक्स निकालते हैं। केपी केई केआर में 1 - टी नहीं करते।
बिकॉज वो डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स होता है। बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स पे करते हैं, इक्विटी डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स पे करते हैं। तो अलग से 1 - t मल्टीप्लाई नहीं होता है केपी के के आर कैलकुलेट करते टाइम। केवल केडी केटीएल में 1 - t को मल्टीप्लाई करके आफ्टर टैक्स निकालता है, राइट। और हमेशा अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। लोटस लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर: इक्विटी, एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड 12%। तो दिस इज व्हाट? हाँ, नो नो, इक्विटी डिविडेंड 12% है। क्वेश्चन में देखो और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 12% को क्या लेना है? के। याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि के इज व्हाट, डिविडेंड रेट। कैप्चर करो, एक जगह मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि के इज व्हाट, बेसिकली द डिविडेंड रेट, है ना। तो देखो इधर कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो के इज इक्वल टू 12%। 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी इससे क्या निकलेगा? केपी इज इक्वल टू 10%। नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में कैसा होगा? के अलग से कैलकुलेट करना है फॉर्मूलाज यूज करके, केपी अलग से कैलकुलेट करना है फॉर्मूलाज यूज करके, केडी अलग से कैलकुलेट करना है फॉर्मूलाज यूज करके, देन डब्ल्यूएसीसी निकालना। अब 8% डिबेंचर्स, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट दिया हुआ है। You are required to calculate the weighted average cost of capital, assuming 40% as a rate of income tax. ये हटा दो। Assuming 40% as a rate of income tax. ये जो टैक्स का इफेक्ट है, ये अपने को कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देना है? केडी में देना है। केडी में देना है। इससे पहले क्या लग रहा था? केडी इज 8%। अब इसको आफ्टर टैक्स करना है। कोई भी चीज को आफ्टर टैक्स करने के लिए अपने क्या करते हैं? 1 - t से मल्टीप्लाई। ये सब कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना। तो कोई भी चीज को आफ्टर टैक्स करने के लिए उसको 1 - t से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 1 - t इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। कितना आ रहा है? 4.8%। देखो, समझ में आया? थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगा, बिकॉज मैंने कहा था, मैंने पहले ही चीज बोल दिया था, सब चीज मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि ये चैप्टर में आप चाहे कितने ही क्वेश्चंस क्यों ना प्रैक्टिस कर ले, चाहे मैं क्लास में कितने क्वेश्चंस क्यों ना करवा लो, आप घर में कितने क्वेश्चंस क्यों ना दूसरे बुक से प्रैक्टिस कर ले, बट आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, मतलब इस चैप्टर के एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक या दो एडजस्टमेंट डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट होगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी से समझा हुआ है, बेस अच्छी से मैंने बना दिया है, तो आप उन एडजस्टमेंट्स को भी टैकल करके फुल मार्क्स इस चैप्टर के क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हैं। जैसे इसमें केई जो है हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं निकाले। हमने केई क्या पकड़ा? इक्विटी डिविडेंड रेट पकड़ा, बिकॉज ये चीज दिमाग में था कि के इज नथिंग बट इक्विटी डिविडेंड रेट, जो सर ने एक्सप्लेन करते टाइम बोला था। दूसरा चीज, के नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बट के तो चाहिए, बिकॉज डब्ल्यूएसीसी निकालना है। के नॉर्मल तरीके से निकालने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो के क्या ले, मजबूर है अपने 12% लेने के लिए। लॉजिकल भी है ये। सेम एक्सप्रेशन केपी इज इक्वल टू 10% के लिए।
बिकॉज केपी नॉर्मल तरीके से निकालने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या ले अपने केपी 10%, विच इज द प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है, हमेशा अपने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं। टैक्स का इफेक्ट केई केपी में नहीं आता, केडी में आता है, केटीएल में आता है। केडी केटीएल में आफ्टर टैक्स लेते हैं अपने। आफ्टर टैक्स लेने का मतलब उसको 1 - t से मल्टीप्लाई करना। तो 8 को 1 - t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 1 - t, t इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। तो आफ्टर टैक्स ले लेंगे। तो पहले ये अपने को लिखना पड़ेगा, फिर अपने जाकर टेबल बनाएंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ ही है, बोलो। के इज इक्वल टू 12%, केपी इज इक्वल टू 10%, केडी इज इक्वल टू 8 × 1 - t। ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने को इस चैप्टर में रखना ही पड़ेगा। स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये ऐसे करते हैं, ये प्रोसेस है, यही हर क्वेश्चन में फॉलो होगा, नॉट नेसेसरीली। कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है इस चैप्टर के क्वेश्चन में। ओके, अब टेबल बनाएंगे। टेबल का हेडिंग स्टेटमेंट। बनाओ खुद से टेबल। पहले सोर्सेज ऑफ कैपिटल, देन उसके बाद अमाउंट, देन वेट्स, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन WX यानी WACC। बोलो। इक्विटी, प्रेफरेंस, अमाउंट, so equity is 5 lakh out of 15 lakh, to 5 out of 15, 5 by 15 is 0.33333, so 0.33 and up to 2 decimals. Preference is 2 lakh 50 out of 15 lakh, so 2 lakh 50 by 15 lakh is equal to 0.616666661, 0.16666, so 0.17. Debentures 7 lakh 50 by 15 lakh 0.5, and Shivam, summation of which should always be equal to 1. Then cost of capital ऊपर में जो लिखे अपने 12, 10 and 4.8। WX निकालो 3.96, 0.33 into 12 is 3.96, 0.17 into 10 is 1.7, 2.4। कितना आ रहा है?
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन 3। The following is available from the balance sheet of a company: equity share capital 20,000 equity shares of rupees 10 each, 2 lakh is the amount, retained earnings 1 lakh 30, 8% debentures 1 lakh 70. The rate of tax for the company is 50%. इसको कहां पर यूज करें? केडी कैलकुलेट करने के लिए। केडी कैसे कैलकुलेट करें? 8 into 1 - t। अभी जस्ट अपने किए ना, वैसे ही तो टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल 0.5। तो केडी कितना आ रहा है? 4%। करेंट लेवल ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज 12%। ये क्या है? के, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के आर। के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 12%। ऐसे लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द अबव फिगर्स। फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, k इज इक्वल टू 12%, देन के आर इज इक्वल टू k is equal to 12%, kr is equal to k is equal to 12%, and kd is equal to 8 into 1 minus t. 8 into 1 minus 0.5 is equal to how much? 4%. Yes. अब चलो टेबल बना लो। Sources of capital, amount rupees, weights, cost of capital, sources of capital में equity share capital, retained earnings, 8% debentures। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 2 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख 30, 8% डिबेंचर्स 1 लाख 70। टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख। वेट्स निकालो। हम्म। हुआ। समझ में है ना? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समेशन डब्ल्यू एक्स पर समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू तो 1 है। समेशन डब्ल्यू एक्स क्या है? 9.28।
तो होगा क्या? 9.28। 9.28/1 इज 9.28। समेशन WX हर केस में 1 ही होना होगा ना। एग्जाम में क्या करना होगा? अलग से फॉर्मूला यूज करके KD, KP, KE, KTL, KR ये सब कैलकुलेट करना है। देन KO कैलकुलेट करना है। और KO की कैलकुलेशन में भी एक एक ट्विस्ट बाकी है। ये जो अमाउंट है ना, दिस अमाउंट कैन बी ऑफ टू टाइप। एक है बुक वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। एक है बुक वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। यानी के KO कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स एज वेल एज मार्केट वैल्यू एज वेट्स। यानी दो तरीके से KO कैलकुलेट कर सकते हैं। KO using book value as weights, KO using market value as weights। यानी अमाउंट कैन बी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो ये एक चीज अपने को डिस्कस करना है। देन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सारा काम कंप्लीट। ठीक है, वो अपने बाकी सब चीज सेम है। उसमें भी इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अपने अमाउंट के जगह बुक वैल्यू दिया हुआ तो बुक वैल्यू ले ले, मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू ले ले। ये चीज तो अपने कर ही सकता ना, बाकी तो सब चीज सेम ही है। वेट्स वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे ही लिखेंगे कैलकुलेट करके, WACC वैसे ही कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीज सेम है। अमाउंट में अपने या तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो दो तरीके का KO है, KO यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट, KO यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। यानी अब इस चैप्टर में अपने को KO निकालना आ गया है। यस और नो? ठीक है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें अपने एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। समझ में आज का डिस्कशन? कोई डाउट हो तो रुक जाओ। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।